सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी Li, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन आ जाता है आपके पास नियॉन। इनमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताना था आपको। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, Li प्लस में, ठीक है। और फिर ये Be प्लस में एंड देन ये किस में आ जाएगा, B प्लस में। और कार्बन जो है आपका C प्लस में होगा, नाइट्रोजन जो है N प्लस में, ऑक्सीजन जो है आपका O प्लस में, फ्लोरीन जो है F प्लस में एंड नियॉन इज इन Ne प्लस। ये ऑलरेडी इस स्टेट में है, ठीक है। तो आपने निकाला था सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। यस सर। सर मैंने सभी का निकाल के उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया था। हाँ बताइए जरा क्या आता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दीजिए। सर सबसे ज्यादा Li, Li देन, प्लस का। हाँ सर, देन Ne प्लस, वेरी गुड, देन O प्लस, वेरी गुड, देन F प्लस, वेरी नाइस, देन N प्लस, वेरी नाइस, देन B प्लस, देन देन C एंड देन B। बी। ठीक है। तो वो बेसिकली जो नंबर था आपका 8756, उसे ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से उसका आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे और उस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे तो इजीली हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 show lower value of ionization energy than corresponding group 15 elements, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली इसमें हाफ फिल्ड होता है, इस वजह से होता है, ठीक है। इससे पता चल गया कि सल्फ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा। समझ में आई बात। और यस इसका सर। रीजन नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, पहले ये लिख लीजिए। यस सर। वेरी गुड। तो इसका रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज, या फिर सीधे लिखे, हाँ, बिकॉज ऑफ extra stability, because of extra stability of half filled p orbital of group 15 elements, half filled p orbital of group 15 elements, ठीक है। larger amount of energy required, larger amount of energy required to remove electron compared to group 16 elements, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ग्रुप 15 और यहाँ लिख देते हैं ग्रुप 16 और इसमें हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ग्रुप 16 का जो होता है आपका NH2NP3 होता है और यहाँ पे होता है NH2NP4 होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हम लोग जब भी जाते हैं साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे हम लोग, लेफ्ट टू, ये 2 है, लिख देता हूँ पूरा में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज, साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अब एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं। नाइट्रोजन हो गया,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, अगर पीरियड की बात करें हम लोग तो ये कौन सा पीरियड होता है आपका, ये सेकंड पीरियड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है और ये सिक्स्थ होता है। तो देखिए सब में हाफ फील्ड होगा, लेकिन यहाँ होता ये है दिव्यम, ठीक है, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, फॉस्फोरस का ज्यादा होगा, आर्सेनिक का ज्यादा होगा, लेकिन ये फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में मैंने उसमें एक पॉइंट लिखवाया था कि आपका जो हाफ फील्ड फुल फील्ड है, ठीक है, वो वैलिड होता है अप टू फोर्थ पीरियड, 2 3 4 पीरियड में वैलिड होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ में नहीं होता, उसमें ये ऐसा हो जाता है, ड्यू टू साइज हो जाता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में उल्टा हो जाएगा। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज कर दो। यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गया है। यस सर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कराएंगे। ठीक है, बेसिकली एलिमेंट को गेन कराएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ई जी ई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये ए हो गया गैसियस स्टेट में, कभी भी इलेक्ट्रॉन एडिशन कराएं या फिर लूज कराएं और उसमें क्या होता है, गैसियस स्टेट में ले जाएं, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। तो ये ए कोई एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस में, गैसियस स्टेट में। और यहाँ डेल्टा एच बेसिकली, ठीक है, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी होगा, अगर नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक कहेंगे, यानी एनर्जी रिलीज होगा, और पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक कहेंगे, यानी एनर्जी देना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी गेन करेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी स्टेबल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहेंगे तो वो नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। बात समझ रहे हैं दिव्यम, यस सर। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, तो हम जबरदस्ती उसे एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एनर्जी ऐड करेंगे, उसको एनर्जाइज करके जबरदस्ती। ठीक है, तो सर तब वो फोर्सफुली, अनस्टेबल हो जाएगा ना उस हाँ पॉइंट पे। वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इधर वो रिएक्टेंट में ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट में कम स्टेबल होगा, लेकिन एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्टेंट कम स्टेबल होता है, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है और प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है। ठीक ठीक है, इज यस दैट क्लियर। चलिए अब यस इसे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। The enthalpy change when an electron is added to isolated, okay, when an electron is added to isolated gaseous atom, रिजल्ट आ गए आपके, to नो form सर। anion is called electron gain enthalpy। तो इंथैल्पी चेंज जब भी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब वो एंथैल्पी जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, आपने एनर्जी बढ़ा दिया तो फाइनल माइनस, ये एंथैल्पी चेंज है, तो एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। तो अब देखिए, मान लीजिए जस्ट सपोज कि 10 जूल एनर्जी स्टार्टिंग में था और ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो आप इसमें 90 जूल और ऐड कर दिया आपने, तो ये फाइनली कितना जूल का हो जाएगा? 100 जूल का हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 90 इज इक्वल टू प्लस का 90 आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब जस्ट सपोज एक ये है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो यहाँ जाके इसका डिक्रीज हो जाएगा, जस्ट सपोज 2 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच निकालेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -8 जूल होगा कि नहीं? हाँ सर। यही होता है। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए और कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो नोबल गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होते हैं ना। ये क्या चाहेंगे? ये तो यही चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन ना करे, ना ही लूज करे। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ सर। तो वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? एंडो। एंडो होगा। कॉन्फिडेंस से बोलिए, समझ के बोलिए। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, इधर आ जाते हैं। अब देखिए, जो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होगा या डिफिकल्टी से होगा? एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा एच की बात कर रहा है। चेंज इन एंथैल्पी अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन करेगा कोई भी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट, एक्स एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो इस केस में जो आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजी है या टफ है? सर टफ है ना, नेगेटिव है इसका मतलब स्टेबल। नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव किसी भी रिएक्शन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने में, तो डेल्टा एच नेगेटिव एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक, ये बताइए। सर क्या क्या दिव्यम, क्या होता है डेल्टा एच? दिव्यम, एम आई ऑडिबल? सर सर नाउ एम आई ऑडिबल? यस यस। सर नेगेटिव के लिए एक्सो। एक्सो। और एक्सो में क्या होता है? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है या प्रोडक्ट? सर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ये तो गलत हो गया ना। सर नहीं सर, सर हाँ वो प्रोडक्ट ध्यान प्रोडक्ट। से, हाँ प्रोडक्ट, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है, उसका ग्राफ जब बनाया था हमने, तो आपका जो एक्सोथर्मिक का करते हैं हम लोग, तो वो इस टाइप से होता है, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये एनर्जी के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये एनर्जी यहाँ कम है। और देखिए, एनर्जी और स्टेबिलिटी जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना कम होगा, तो प्रोडक्ट, ये एक्सोथर्मिक के लिए ऐसा होता है, जबकि एंडोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, रिएक्टेंट यहाँ, प्रोडक्ट यहाँ, तो इसका प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट का कम है, तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम है। ये किसके लिए होता है? एंडोथर्मिक के लिए होता है। याद आया? चलिए, यस तो सर। यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, देन addition of electron is easier, then addition of electron is easier, more negative value than
एडिशन जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं. मोर नेगेटिव वैल्यू देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली मोर इजियर. चलिए इसे लिख लीजिए. प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड. हो गया दिव्यम? हाँ सर. ओके सॉरी. चलिए दूसरा पॉइंट ये समझ में आया पॉइंट. यस सर. अब इसका उल्टा, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर पॉजिटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजियर होगा या टफर होगा? सर टफ हो जाएगा. वेरी गुड. क्योंकि वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, यस वो सर. लेना नहीं चाहेगा, हम जबरदस्ती उसे क्या करेंगे, देंगे. आपकी तैयारी सही चल रही है? 1 दिसंबर से पेपर है. यस सर. 5 मार्क्स के आएंगे. सर उसमें हर क्वेश्चन इक्वल वेटेज का 0.7 का होगा. कितने क्वेश्चंस हैं? सर केमिस्ट्री के पेपर में आई थिंक 55 क्वेश्चंस आते हैं एंड 0 पॉइंट एंड आपको आई थिंक 20 45 करना क्वेश्चन. है. हाँ. एंड आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने की वो लीनियस रहती है. आई थिंक 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो ऑप्शंस में. हाँ 55 तो मतलब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना. यस सर. हर क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का होता है. ये वो तो सर अजीब एक्चुअली एक्चुअली प्रोपोर्शन वो उस हिसाब से रखते हैं कि हर क्वेश्चन 0.7 का बने, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन. अच्छा, तो ये तो अजीब सा नंबर आ रहा है. अगर मान लीजिए मैंने 45 क्वेश्चंस किए और एक क्वेश्चन का मार्क्स 7 नंबर 0.7, तो ये तो 31.5 नंबर बन रही है. एटलीस्ट एक होल नंबर बनना चाहिए, नेचुरल नंबर. देन से वो 60 हो. मैंने पेपर दिया था, मैं भूल गया कितने क्वेश्चन थे. ओके ओके आई नो थिंक प्रॉब्लम. 60 थे. मैं भूल अच्छा. गया. एक्चुअली सर ये है कि उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर पहले सेक्शन में 25 क्वेश्चंस हैं तो वो आपको कहेंगे कि आप कोई भी 20 अटेम्प्ट कीजिए. देन अगर जो सेकंड सेक्शन है उसमें भी उतने हैं तो उसमें से वो कुछ कम करके आपको कह देंगे, जो कि बेसिकली वो ओएमआर पे फिल करना है एंड सारे एमसीक्यू बेस्ड है. ओके दैट्स गुड. अच्छा असर्शन एंड रीजन भी आएंगे? यस सर. असर्शन रीजन, केस स्टडीज एंड नॉर्मल एमसीक्यूज. दिव्यम असर्शन एंड रीजन के आप बहुत मेहनत करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिक्कत देते हैं वो इसी में देते हैं. और ये अगर आपने कंफर्म कर लिया अच्छे से तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो कॉन्सेप्ट 100% हो जाएगा. ओके. ठीक है. तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन ना आपके एम्स वाले में मिलेंगे. एम्स के जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं ना, यस सर. यस सर. वहाँ पे हमेशा मेंस वगैरह में पहले नीट वगैरह में नहीं पूछता था असर्शन एंड रीजन का, लेकिन एम्स में पूछता ही पूछता था.
तो प्रीवियस ईयर्स अगर आपको एम्स का मिलता है तो हर चैप्टर्स के आज से ही लगाने शुरू कर दीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे पर चैप्टर कुछ ना कुछ होंगे, तो आप लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसमें जो भी डाउट है वो करिए, 100% कोशिश करिए करने का, ठीक है। ओके 1 दिसंबर अभी बहुत टाइम है सारे सब्जेक्ट्स के। ओके। चलिए ये लिख लीजिए। यस सर हो गया। सर एम्स के पेपर्स में ना, हाँ एम्स के एवरी ईयर स्पेशल प्रीवियस ईयर्स में कुछ ना कुछ इनके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझसे बताइएगा, मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, डोंट के। थैंक यू सर, लिख लिया। ओके वेरी गुड। और अभी से सारे सब्जेक्ट्स के ये स्टार्ट कर दीजिए, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है आपके पास, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो असर्शन एंड रीजन दो रोज एक आध चैप्टर के 4-4 3-3 क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। इससे काफ़ी हेल्प होगा आपके नीट के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उस टॉपिक जिस टॉपिक से वो पूछता है वो 100% क्लियर होगा, ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज ऑफ एटम, जैसे हमने उसमें लिखा था। साइज ऑफ एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होता है, ठीक है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। एंड द थर्ड वन इज पेनेट्रेशन इफेक्ट, वही क्लोजनेस पेनेट्रेशन इफेक्ट। क्लोजनेस की बात होती है तो यहाँ पे एस में सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। और फिर आ जाता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। ये ऑलरेडी स्टेबल होता है, ठीक है, तो ये चाहेगा नहीं कि इसको डिस्टरबेंस हो। हाफ फिल्ड, हाफ एंड फुल फिल्ड। तो जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, ठीक है, तो वो चाहेंगे क्या कि उनका स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी खत्म हो, नहीं चाहेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पॉजिटिव हो जाता है जनरली, ठीक है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव होगा तो डिफिकल्ट होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एडिशन करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके सर। चलिए इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो 15th ग्रुप खत्म हो गया तो 16th ग्रुप 15 से छोटा है, ऐसे ही डिक्रीज होते जाएगा। सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिएगा, वक्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। एक सेकंड सर। हो गया, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो इनऑर्गेनिक होता है डेटाबेस होता है, ठीक है। सबका डाटा निकाला जाता है, किसका ज़्यादा किसका कम होगा उस हिसाब से होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सेकंड पीरियड एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। फिर आपका 15th ग्रुप, सॉरी सेकंड ग्रुप, ठीक है, 15th ग्रुप। और यहाँ 18th ग्रुप लेंगे, ठीक है। ये इसलिए सेकंड ग्रुप लेते हैं बेसिकली हम लोग क्योंकि इसमें S2 आता है, एस में पूरा फुलफिल्ड होता है। यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि NH2NP3 आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए लेते हैं NH2NP6 होता है, ठीक है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कितना होता है लास्ट
देखिए ये फुलफिल्ड है आपका, बेसिकली ये क्या आपका फुलफिल्ड है, नोबल गैस वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक हे नानी, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आराम, आर्गन, कर, क्रिप्टन, जेनॉन एंड आ जाता है रेडॉन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा इसका, नोबल गैस कहा जाता है। और नोबल गैस काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनको क्या ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली तो होगा नहीं, तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो भी होता है वो क्या होता है, इन सब का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमें वहां एनर्जी देना पड़ेगा, और जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है ना दिव्यम, ठीक है, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना उतना कम मानते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए 15th ग्रुप में किन किन के पॉजिटिव होते हैं, बस हम वही लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें क्या होता है, बस नाइट्रोजन ही ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिस पे भी बॉक्स बना रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फास्फोरस का नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इसमें क्या होता है दिव्यम, ये जो बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम होता है, इन दोनों का क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, और जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना कम लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हैशटैग सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये 18th ग्रुप का पार्ट है ना? 18th ग्रुप का पार्ट, सर जो हीलियम नियॉन वाला है वो अच्छा हाँ, ये 7। ये 18th का है, यस सर, ये तो नोबल गैसेस है। नोबल गैसेज है। ये 15th ग्रुप है नाइट्रोजन वाला, और ये सेकंड ग्रुप है बेरिलियम वाला। और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली आपका पॉजिटिव होता है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान है? यस सर। वेरी गुड। स्लाइड चेंज सर करो। नियॉन पॉजिटिव होता है? सबका सबका, ये पूरा का पूरा, ये बस नियॉन के लिए नहीं है, ओवरऑल पूरा ग्रुप ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये नोबल गैस है ना, सारे के सारे स्टेबल होते हैं। यहाँ पे बस नाइट्रोजन होता है इस ग्रुप में, और इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम बस पॉजिटिव होता है। ड्यू टू साइज, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे रिपल्सन ज्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी, अनस्टेबल मतलब स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी दे रखा है ना डेफिनेशन में। यस सर। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करते हैं। हो गया सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट ही है, सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसको करने का तरीका ये होता है, इनमें देख लीजिए पॉजिटिव किसका है, किसका किसका पॉजिटिव होगा, नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम, इन तीनों का ही पॉजिटिव होगा। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछूं, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नियॉन। नियॉन है। उसके बाद ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, लेकिन इसमें जब देखेंगे तो ये 1s2 2s2 है, और यहाँ पे जब देखेंगे आप तो 1s2 2s2 2p3। अब बताइए जरा ज्यादा स्टेबल कौन है? ये हाफ फिल्ड नो डाउट है, लेकिन इसमें इसका तो पूरा का पूरा फुल फिल्ड है ना, और यहाँ पे अगर 2p0 होगा कि नहीं, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना टफ होगा या यहाँ से?
सो बेरिलियम से। और बेरिलियम से टफ है निकालना, यानी बेरिलियम एक तरीके से ज्यादा स्टेबल है। यस। ठीक है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल नियॉन, देन कौन होगा? बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ज्यादा टफ होगा कि नहीं? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना जितना ज्यादा टफ, उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ऐड करने के लिए। यस सर। और एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो यानी उसका डेल्टा एच पॉजिटिव ज्यादा होगा। और जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा कि नहीं? हाँ सर। जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा हो पॉजिटिव होता है, वो उतना कम मानते हैं। ठीक है, तो नियॉन हो जाएगा, फिर किसका आएगा? बेरिलियम आएगा, फिर नाइट्रोजन। अब इसका 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 साइज के हिसाब से कर दीजिए, फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वगैरह का तो लिख चुके हैं हम लोग। लिथियम, वैसे भी नाइट्रोजन छोटा नहीं होगा। लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे छोटा कौन है? लिथियम। अरे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है या डिक्रीज? ये पीरियड में मूव कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ यस सर यस। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? सर डिक्रीज करेगा ना। डिक्रीज करेगा, तो सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर सबसे छोटा हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो गया कि नहीं? यस सर। तो बस फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा, उसके बाद बोरोन आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? लिथियम आएगा कि नहीं? समझ में आई कि नहीं ये बात? यस सर। तो ये लिथियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमने ये लिखा है, इससे लिख लीजिए। लिख लिया आपने? यस सर। स्लाइड चेंज करो। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में फर्स्ट आयोनाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? बताइए जरा। नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, ठीक है, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर हो गया। इन सब में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? बता सकते हैं या बताऊं मैं? सर नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस है ना। हाँ, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस।
सर नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा फॉस्फोरस से। क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ज्यादा होगा, बिल्कुल हाँ, क्या बोला आपने, इलेक्ट्रॉन की? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पूछा हूँ। यस सर। सर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे होगा नाइट्रोजन के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, ठीक है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा या फास्फोरस का? सर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। देखिए इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन बेसिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, इसका तो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव दे रखा था ना, पॉजिटिव पे मैंने एक बॉक्स बना रखा था, बताइए। यस तो सर। नाइट्रोजन का जब पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने क्या बोला है, जब पॉजिटिव हो तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, हाँ सर। ठीक है। तो इस केस में फास्फोरस का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और लेंगे तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा छोटा कौन है, जिसका जो छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो किसका ज्यादा होना चाहिए? सर क्लोरीन। किसका? क्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा क्यों होगा? सर क्योंकि वो साइज में छोटा है ना। अच्छा जी, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। फ्लोरीन यहाँ है, इसके नीचे क्लोरीन आता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? डाउन द इंक्रीज ग्रुप करता है। साइज इंक्रीज करता है, तो कौन बड़ा हुआ? सब क्लोरीन बढ़ा हुआ। क्लोरीन बड़ा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है कि क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, लेकिन आप जो सोच रहे थे उसका उल्टा आएगा जवाब, ठीक है। यस। देखिए, क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है फ्लोरीन से, क्यों? क्योंकि देखिए, फ्लोरीन का साइज छोटा है, अब इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर। अब वही बात, जब रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी कि नहीं? हाँ सर। और स्टेबिलिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डेल्टा एच वैल्यू है वो तो नेगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन कम होगा। वहीं पे क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो रिपल्सन कम होगा कि नहीं? हाँ सर। और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल ज्यादा है, हाँ सर। स्टेबल ज्यादा है तो डेल्टा एच का वैल्यू जो नेगेटिव में आएगा वो ज्यादा आएगा, इस वजह से क्लोरीन ज्यादा होता है फ्लोरीन से। समझ में आया? और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसी का होता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखा जाए तो ये वाला नहीं चलता है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। ये ओके। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब बता यस दीजिए, सर। ये लिख, ऑक्सीजन और सल्फर वाला बताइए। देखिए, जिस पे पॉजिटिव था मैंने यहाँ लगा दिया था पॉजिटिव वाला, कहाँ लगाया हूँ, यहाँ वाला। अब ये सारे जो दे रखा हूँ ये नहीं आ रहा था, दोनों का नेगेटिव होगा, लेकिन जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बताइए। सर सल्फर ज्यादा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ऑक्सीजन का साइज छोटा है जिसकी वजह से रिपल्सन ज्यादा है, तो थोड़ा कम नेगेटिव आएगा क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। और सल्फर का साइज बड़ा है तो रिपल्सन थोड़ा कम है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो इस वजह से इसका ज्यादा होगा, ठीक है। कार कार्बन एंड सिलिकन की भी बात करेंगे तो सिलिकन का ज्यादा होगा कार्बन से, फॉर द सेम रीजन। इसे लिख लीजिए।
यस सर लिखिए। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इसी चीज को लिख देंगे ड्यू टू, जैसे ऑक्सीजन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 16th ग्रुप, तो हम इसी की बात करेंगे ऑक्सीजन एंड सल्फर की, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइज अगर लिखे हम लोग तो ऑर्डर ऑफ साइज किसका ज्यादा होगा? सल्फर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सल्फर का ही ज्यादा होगा ड्यू टू कम रिपल्सन। इसका रीजन यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन देन added electrons fill more repulsion, due to which electron gain enthalpy decreases. क्लियर? सर तो हम पूरा लिख ले रहे हैं पूरे ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 16 में क्या होता है, ओ सही से टी को। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप देखिए साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन इन दोनों में सल्फर का ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का। उसके बाद साइज वाला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेलेनियम आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा ये आता है, ओफो पूरा मिटा दिया। यहाँ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का, फिर पोलोनियम का, और इसमें सबसे कम होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और ग्रुप 17 की जब बात करते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17, तो इसमें सबसे ज़्यादा आएगा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सबसे ज़्यादा सल्फर का होगा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। यस सर हो गया। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे अब अपने पास क्या आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला आता है आपके पास वो आएगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की जब बात करेंगे हम लोग तो अपने पास जो पहला आएगा, ठीक है, तो वही ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन विद अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ ऑक्सी एसिड्स किसका पढ़ रहे हैं, सल्फर का, तो सल्फर होना जरूरी है। ऑक्सी एसिड्स को तो ऐसे ही डिफाइन किए थे ना हम 15th ग्रुप में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ठीक है, फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सल्फ्यूरस एसिड, इसका जो होता है H2SO3 होता है। फिर थर्ड आ जाता है आपका
पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये पायरो वगैरह की जो बात किया था हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था, याद है कि Yes, sir. पेरेंट एसिड लेना है, उसका 2 मोल लेना है, पेरेंट एसिड का 2 मोल लेके H2O निकालिए, जो बचे मिलेगा, जो मिलेगा वो बनेगा आपका पायरो। ठीक है, तो सबसे पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बताइए, मैं बनाऊंगा। सर सल्फ्यूरस एसिड का बता दीजिए। सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3 है। ठीक है, आपको क्या करना है, सल्फर लिखना है। ठीक है, मैंने एक चीज बताया था, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही OH बॉन्ड होंगे, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसका OH 2 बॉन्ड बनना जरूरी है। यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन है, चारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। OH बॉन्ड देखिए किससे डिसाइड करना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 OH बनेगा, यानी एक एक के पास ये दे देंगे, तो ऑक्सीजन जब बीच में आता है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन जब टर्मिनल पे आए, सराउंडिंग आए, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया। अब H2SO3 की बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक चीज तय है, तीन ऑक्सीजन, क्या है, 3 ऑक्सीजन है, सल्फर सेंट्रल एटम, तो हमने ऐसे ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड बनना जरूरी है। ठीक है, और ऑक्सीजन जब बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड होगा, और जब सराउंडिंग या फिर टर्मिनल आएगा तो डबल बॉन्ड होगा। इस पे एक लोन पेयर रह जाएगा, बस हो गया। यस सर। अब देखिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये ध्यान में होना चाहिए, पायरो का मतलब क्या होता है कि ये जो नाम दे रखा होता है ना, पायरो के जस्ट बाद सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला कितना हुआ, H2SO4, इसका 2 मोल लेना है, और 2 मोल लेके -H2 1 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो H2 बचेगा। ठीक है, 2 सल्फर है तो ये तो 2 सल्फर रहेगा ही, S2 हो जाएगा, और 4 जो 8 ऑक्सीजन हो गया, इसमें से एक ऑक्सीजन है, H2O में एक ऑक्सीजन भी है, निकलेगा तो O7 होगा कि नहीं, यस होगा, H2S2O7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड से। ये वाली चीज भी मैंने उसी में लिखवाया था सल्फर में, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सल्फर का। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए कितना आ रहा है, मैं बता दूं तो +6 आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है। क्यों कि 7 जब 14 माइनस में जाता, हाइड्रोजन का +2 आता है, इधर जाके ये मतलब इधर जाता है, ये तो 14 होता है, ये इधर जाके -2 होता है, तो 12 बचता, और ये S2 है, तो 2x, और x = 2 से डिवाइड करते तो +6 आता कि नहीं। यस ये सर। ये निकाल के बताऊं या समझ में आ गया, आ गया। वेरी गुड। अब जब भी ये सल्फर सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, +4। नहीं, +6 होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप देखेंगे कि जब मैंने लिखा था कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करता है वो -2 से +6 तक करता है कि नहीं, तो यस +6 ही तो सर। होता है सल्फर का। तो हाँ। सल्फर का +6, और जब भी सल्फर अपने +6 स्टेट में रहे, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, तो यहाँ पे जो लिंकेज बनता है वो AOA टाइप बनता है। यानी यहाँ पे इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा मैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनेगा SOS। ठीक है, अब ऑक्सीजन 3 बचा, 6 बचा, तो 3 यहाँ दे देंगे और 3 यहाँ दे देंगे। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड भी बनेगा, एज यू स्टेट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे OH वाला ऐसे कर देंगे, ये सिंगल बॉन्ड, बाकी सब कैसा होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। OH 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O 4 बॉन्ड है, SOS लिंकेज कितना है,
एक है। इस पे लोन पेयर भी होगा, कभी कभी लोन पेयर भी पूछ देता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 इधर यूज कर लिया, तो हर एक ऑक्सीजन पे ये जो टर्मिनल वाला है 4 4 बचेगा। इस पे भी 4 बचेगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो H2S2O7 का हो गया ये। और ये स्ट्रक्चर जब भी हम 2 सेंट्रल एटम आता है सल्फर का, ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं। किस मेथड से करते हैं? ऑक्सीडेशन मेथड। यस। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, H2S2O7 जो होता है इसको हम लोग ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक में भी यूज होगा। ठीक है, यस हो गया। वेरी गुड। अब देखिए दूसरे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ ले लेंगे, इसका नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोज एसिड स्लैश पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका H2SO5 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करिए। पर ऑक्सो लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे क्या करिएगा, जब समझ में नहीं आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर ऑक्सो का मतलब होता है ओ ओ बॉन्ड आएगा। ठीक है, सल्फर देखिए, ठीक है ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, दो निकल गया, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे लगा देंगे ओ एच। अब देखिए ऑक्सीजन काउंट करिए, 1 2 3 4 निकल गया, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यही होता है पर ऑक्सो। ठीक है, ये क्या हो जाता है, पर ऑक्सो, 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट आए तो ये लिख लीजिएगा कैरोज एसिड का। डन। अब यहाँ आता है आपका थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ये थायो जहां भी लग जाए ना दिव्यम, बस ध्यान में रखिए ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए, एक डबल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए सल्फर से। तो यहाँ पे H2SO4 की जब बात करेंगे, H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करेंगे तो ये H2S2O3 हो जाएगा कि नहीं, H2S2O3 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो H2S2O3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो ऐसा ही था ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH OH। तो यहाँ पे क्या करना आपको, एक को रिप्लेस कर देना ऑक्सीजन से सल्फर से, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे OH ये बीच वाला होगा और डबल बॉन्ड S लग जाएगा। ये होता है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। पी ब्लॉक में एनसीईआरटी करना शुरू कर दीजिए। यस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये 6th आएगा, ठीक है। इसका नाम भी ध्यान में होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ देता है मार्शल्स एसिड, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्सो मोनो, पर ऑक्सो मोनो नहीं, ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, H2S2O8। यहाँ पे भी वही करना है आपको, क्या इसका ऑक्सीडेशन मेथड लगाना है, और x इज इक्वल टू आ जाएगा +7। और जब भी सल्फर का मोर देन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कितना बताया था अभी मैं, +6, इससे ज्यादा है तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा AOOA टाइप बनेगा, ठीक है। और जब लेस देन मैक्सिमम आए, ठीक है, यही ध्यान में रखना है, लेस देन मैक्सिमम आए ऑफ लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आए तो वहां AA लिंकेज बनेगा। जब मोर देन मैक्सिमम आए AOA बनेगा, और इक्वल टू मैक्सिमम आए यानी +6 ही आए तो वहां पे किस टाइप से बनेगा, AOA टाइप बनेगा। इज दैट क्लियर? सारी चीजें मैं यहाँ से दोबारा Yes. बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसा बनेगा, दिख गया कि ये मोर देन मैक्सिमम आ रहा है तो SOOS कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन यही निकल गया, 3 वापस इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड बनाएगा, इक्वली डिवाइड कर दीजिए, बाकी बस फटाफट। तो ये पर ऑक्सो का मतलब ये वाला होता है, 2 बॉन्ड डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐसे लगे होते हैं। Yes, sir, हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes. अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है 7, जिसको हम लोग कहते हैं थायो सल्फ्यूरस एसिड। याद करिए, थायो जिसमें लगता है हम उसमें क्या करते हैं, O को रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले ना आप क्या कर लीजिए कि सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला लिखिएगा, ओनली सल्फ्यूरस एसिड का, तो H2SO3 आता है। अब इसमें से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है, ठीक है। थायो सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका थायो सल्फ्यूरस H2SO3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा H2S2O4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, मैं एक बार देख H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड। O3 होगा, सॉरी ये O4 मैंने कर दिया है, O3 होगा, वही मैं ये कर रहा था। थायो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3, तो ये H2S2O3 होगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया आपने। सर एक बार था इसका कर दीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा, ये तो सल्फ्यूरिक हो गया, सल्फ्यूरिक में H2SO4 होता है, ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड एंड देन थायो सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे O4 लिखिए, ठीक है। वो मैं वही देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2S2O4 हो गया, तो यहाँ पे देखिए S हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकाल सकते हैं आप खुद ही देखिएगा, 4 6 उसके आसपास आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे S, और ये 2 हाइड्रोजन है तो OH OH हो जाएगा, एंड देन ये डबल बॉन्ड O, एंड देन डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ पे आप निकालेंगे भी ना, तो यहाँ पे देख लीजिए सल्फर का X इज इक्वल टू +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब भी लेस देन आए तो मैंने क्या बताया था, AA टाइप बनेगा कि नहीं। Yes, sir.
हो गया। मिनट सर। यहाँ पे एक एक लोन पे रह जाएगा। यस सर हो गया। चलिए ये थोड़ा सा मुझे इस पे थोड़ा सा ये करके रखिएगा, मैं अभी दोबारा से ये कराऊँ। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, H2SO3। यस सर। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन जब रिप्लेस करेगा तो इसका फॉर्मूला H2S2O2 होना चाहिए ना, यही होना हाँ चाहिए ना। हाँ सर। तो इसको अभी दोबारा वो उतना स्पेस छोड़ दीजिएगा, अभी दोबारा कराते हैं। H2S2 अभी लिख लीजिए, H2S2O7। ठीक है, H2S2O2, क्योंकि थायो जिसमें भी लग जाता है सर उसका O2। मतलब, हाँ देखिए थायो जिसमें भी लग जाता है एक हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं सल्फर से, और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, H2SO3। H2SO3। ठीक है, इसका कर लीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। और H2SO2 का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो होगा आपका सीधे सीधे हो जाएगा S डबल बॉन्ड O OH OH। ये गलत हो गया, वही मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली H2S2O4 लिख के। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दिव्यम? अपना एक बार कॉन्सेप्ट फिर वही। से बता हाँ दीजिए। देखिए, अपने पास यहाँ पे क्या है दिव्यम, थायो सल्फ्यूरस एसिड। अब ये मुझे आंसर दीजिए आप कि सल्फ्यूरस का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 होता है। यस सर। अब ये देखिए थायो जिसमें भी लगता है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को रिप्लेस करिए सल्फर से, डबल बॉन्डेड वाला, याद आया। हाँ सर। अब H2SO3 का जब स्ट्रक्चर बनाया था आपने, तो H2SO3 का स्ट्रक्चर कैसा था, ये याद है या नहीं, H2SO3 का स्ट्रक्चर? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर था और ये O एंड देन OH एंड देन OH, यही था ना स्ट्रक्चर। अच्छा एंड हाँ दो। ठीक है, ये था आपका सल्फ्यूरस एसिड का, और डबल बॉन्डेड वाले को S से रिप्लेस कर देना, तो ये OH S डबल बॉन्ड S और ये OH होगा भाई, किसका, थायोसल्फ्यूरस एसिड। कॉन्सेप्ट से जाइए, सब आसान हो जाएगा। हो गया। यस सर। चलिए, तो अब देखिए अपने पास आएगा थायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, क्या आएगा, थायोनिक एसिड सीरीज। अब थायोनिक एसिड सीरीज की जब बात इसमें करेंगे सर, हम, यस, सर थायोसल्फ्यूरस एसिड में H2S2O4 होगा। नहीं, यहाँ पे मैंने लास्ट में करेक्ट करवाया ना, ये कितना है, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, तो H2 है, S2 है, O2 है कि नहीं। हाँ यस यस यस। ठीक सही से, ये बस सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 होता है, तो एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे S से। चलिए, अब देखिए थायोनिक एसिड सीरीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आता है H2SXO6, X इज इक्वल टू 2 to 5, तो इसी को कहते हैं हम लोग थायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए X इज इक्वल टू 2 लेंगे, क्या लेंगे आप, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, उसका जनरल स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, कि यहाँ पे होगा S डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे SX
और देन यहाँ पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O एंड देन आ जाएगा डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, H2S2O6 बनेगा। फिर से ये लगा दीजिए सीधे सीधे, H2S2O6 बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फर सल्फर, दो सल्फर है, सल्फर लगा दिया, OH OH इधर लगा दीजिए। ठीक है, अब कितना ऑक्सीजन बचा, 4 बचा, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये थायोनिक एसिड सीरीज का पहला है। ठीक है, अब देख लीजिए, 3 लगाइए जरा, H2S3O6। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, S डबल बॉन्ड O इधर लगा देंगे, OH डबल बॉन्ड O। खुद ही देखिए 3 सल्फर है तो 3 लगा दिया, और तीसरे पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH सेटिस्फाई कर रहा है। इस फॉर्मूले को देखिए और इसको देखिए, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। फिर हम क्या कर देंगे कि 4 लगा देंगे तो H2S4O6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सल्फर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 4 आ जाएगा, टर्मिनल वाले पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसे कहते हैं थायोनिक एसिड सीरीज। अब हमने 4 लगा दिया, चार तो लगा दिया, 5 लगा दिया, तो S5O6, ये तो इतना ही रहेगा, S जो है वही वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास O6 आ गया, 3 वाला हो गया, 4 वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, S। अब लास्ट वाले पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एंड देन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। बस हो गया, क्लियर है थायोनिक एसिड सीरीज। हाँ सर। चलिए इसे लिख लीजिए स्टार्टिंग से। यस सर, हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़े, इसे भी लिख लीजिए। सर ये तीनों ही थायनिक एसिड सीरीज के हैं। यस यस दिव्यम, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे क्या है, H2SX O6 इसका जनरल फॉर्मूला है, और X जो है वो 2 to 5 वेरी कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो पहले मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, फिर बनाया, फिर x इज इक्वल टू 3 लिया तो किया, x इज इक्वल टू 4 लिया तो भी बनाए, एंड x इज इक्वल टू 5 लिया, तो ये थायोनिक एसिड सीरीज कहलाता ओके। है। ठीक है, चलो हो गया। 10 मिनट्स।
यस सर। डन। चलिए टॉपिक डालते हैं आप। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला आता है अपने पास, द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, सॉरी हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, क्योंकि ग्रुप 16 से रिएक्ट कराना है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है ये किस टाइप का बनाएगा, H2O बनाएगा, H2S बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाते जाएगा, H2SE बनाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा H2TE बनाएगा, एंड देन आ जाएगा आपके पास H2PO, पोलोनियम वाला हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्टार्टिंग से मैं ग्रुप 15 से एक ही चीज बोलते आ रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, पोलोनियम का होगा, टेल्यूरियम का होगा, सेलेनियम का होगा, सल्फर का होगा, और सबसे कम ऑक्सीजन का होगा। होगा कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ होता क्या है कि H2O में आपको पता है कि यहाँ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और चारों तरफ से होता है, टेट्राहेड्रली होता है, एक ऑक्सीजन चार तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का हो जाता है। बाकी ट्रेंड फॉलो करता है, जो कि करते आया है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो इसमें वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो H2PO आ जाएगा, फिर इसका तो इसमें आ जाएगा H2TE आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका H2SE, एंड देन आ जाएगा आपका H2S सबसे कम। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। चलो यस सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, आपने देखा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में H2S, और इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया आपका, ये भी लिख लिया आपने? हाँ सर, ये वाला पॉइंट लिखिए। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक सवाल पूछता है सब्जेक्टिव में, ठीक है, असर्शन एंड रीजन में भी पूछ लेगा, ठीक है, कि H2O लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए ये स्टेट ऑफ any matter that state of any matter depends upon intermolecular force of attraction। इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है, IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रांग है, अट्रैक्शन वाला, जिसकी वजह से उसका स्टेट बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो हो जाएगा सॉलिड। उससे कम होगा तो लिक्विड, उससे सबसे कम होगा तो गैस। तो यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O जो होता है एक दूसरे को अपने पास खींच के रखता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में होता है। और सल्फर में क्या होता है कि कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ भी वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा कम हो गया यहाँ पे वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्फर में ज्यादा होगा। बट H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। इसमें बस वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि H2O में होता है। इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होता, इस वजह से ये गैस में होता है, ठीक है, और ये लिक्विड में होता है। क्लियर है? दिव्यम, यस सर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से।
ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू।